हम लोग ये ए बायोटिक कंपोनेंट के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट। इसमें देखेंगे लिखा गया मेजर ए बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम हम लोग पढ़े थे। इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और नॉन बायोटिक, बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। उन्हीं कंपोनेंट के विषय में चर्चा करना है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं मेजर ए बायोटिक कंपोनेंट। उसमें सबसे पहला जो है फर्स्ट है टेम्परेचर। क्या है ये टेम्परेचर? लिखा गया है कि मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जब भी अगर कोई मान लिया देता है तो नंबर 1 एनसीईआरटी के बुक के अनुसार सबसे पहले टेम्परेचर है। तो प्रधान यानी मुख्य की बात करेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर की ही बात करेंगे। बात समझ में आया? ये मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद से टेम्परेचर की बात करेंगे। देखिए लिखा गया है कि एवरेज टेम्परेचर, तो लिखा गया है कि एवरेज टेम्परेचर वेरीज सीजनली। वेरीज में परिवर्तित होता है, वेरीज में परिवर्तित होता है सीजनली यानी कि मौसम के अनुसार से, मौसम के अनुसार। आप देखे होंगे कि जो चर्चा हुई होगी, फिजिक्स में चर्चा हुई होगी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के जो चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वह सर्कुलर मार्ग में नहीं बल्कि इलिप्टिकल एक शब्द आता है, दीर्घवृत्ताकार। क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार। जैसे ये देखिए अगर ऐसे है सेम सेम, ये वृत्त हो जाता है, ये वृत्त हो जाता है। तो यानी लेकिन पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों तरफ इस मार्ग में चक्कर नहीं लगाती है। किस मार्ग में चक्कर लगाती है? तो इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। क्या हो गया? दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब होता है ऐसा वृत्त जिसमें एक से अधिक केंद्र बन जाते हैं। बात समझ में आया? अगर इसको करेंगे तो यहां से करेंगे तो एक केंद्र यहां बन जाएगा और एक केंद्र यहां बन जाएगा, दो केंद्र हो जाते हैं, सेंटर हो जाते हैं। तो ऐसे वृत्त को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल। बात समझ गया? अब इलिप्टिकल की बात अगर करते हैं तो सूर्य यहाँ है तो यहाँ से और यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों के डिस्टेंस में अंतर हो जाता है, दोनों के दूरी में क्या है? अंतर हो जाता है। अंतर होने की वजह से यहाँ अगर देखेंगे तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, सबसे क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब यहाँ सूर्य पृथ्वी यही स्थिति में रहती है तो गर्मी का मौसम होता है, वे गर्मी का सीजन होता है, समर सीजन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे जैसे पृथ्वी इधर की तरफ बढ़ती जाती है तो पृथ्वी सूर्य से दूरी बढ़ने के कारण टेम्परेचर कम होने लगता है। क्या होने लगता है? टेम्परेचर कम होने लगता है। यहाँ पे आया तो सबसे अधिक दूरी हो गई यानी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया फ्रॉम सन। बात समझ गया? तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इस कंडीशन में सबसे कम होता है। फिर यहाँ से जैसे जैसे इधर की ओर बंद करते जाते हैं तो दूरी क्रमशः कम होते होते यानी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और पूरा जैसे यह इस कंडीशन पे आती है पृथ्वी तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है यानी कि उनकी और सूर्य के बीच की दूरी मिनिमम हो जाती है। बात समझा? फिर वही चीज जैसे इधर से फिर बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ आते आते मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है। तो यही लिखा गया है टेम्परेचर वेरीज सीजनली, यानी कि जो पृथ्वी का जो ताप है वह मौसम के अनुसार बदलता है। मौसम क्यों बदलता है? ड्यू टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो भी कौन है? इलिप्टिकल मार्ग है जिसकी वजह से मोशन बदलता है। बात समझ में आ गया? अब इसमें और देखेंगे ये देखिए ये जो टेम्परेचर है यानी कि टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या हो गया? डिक्रीजेस, घटता है, डिक्रीजेस घटता है प्रोग्रेसिवली कहा? फ्रॉम द इक्वेटर to pole, equator to pole and plane to the mountains, plane to mountains tops। क्लियर हो गया? तो यहां देखिए लिखा गया है कि जो टेम्परेचर है
आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीजेज, ताप जो होता है घटता जाता है, प्रोग्रेसिवली रेगुलरली कह सकते हैं, क्रमागत कह सकते हैं, कहां फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर टू पोल्स। अब इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। अगर देखेंगे जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है क्या होता है, पृथ्वी की समस्या देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से, यानी केंद्र पे दोनों धंसा हुआ होता है, दोनों केंद्र पे ऐसे धंसा हुआ होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो घूर्णन गति होता है, कौन गति, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, एक बिंदु पे ऐसे बाहर की ओर होता है, जैसे लट्टू की मोशन कहते हैं, मोशन आता है टॉप। तो कोई भी चीज जब वृत्तीय गति करती है तो अंदर से बाहर की ओर एक बल लगता है, अभी अप केंद्र बल कहते हैं उसको, बात समझ में आया। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा खोलने में दबाव होता है। तो अगर देखेंगे तो पृथ्वी ऐसे, अगर भूगोल वाला जियोग्राफी वाला देखेंगे तो बीच में ऐसी रेखा होती है, उसी को इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में काल्पनिक रेखा बनाई गई, इसे इक्वेटर कहते हैं। बात समझ में आया। अब इक्वेटर से आपने लिखा है डिक्रीजेज, इधर की तरफ जाते, इधर पोल है, इधर पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। बात समझ में आया। तो जैसे लिखा गया है प्रोग्रेसिवली, क्या लिखा गया, फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम बढ़ गए, इधर की तरफ जाते जाते, इधर की तरफ जाते जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो घटते हुए चला जाता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे कि जो पोलर रीजन होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है, उसमें आइस होता है, पूरा बर्फ ही बर्फ होता है, टेम्परेचर बहुत ही 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसलिए इधर और इधर क्या होता है, बर्फ पर आता है, आइस पर आता है, टेम्परेचर कम आता है। तो इधर से इधर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, और इधर से इधर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। बात समझ में। तो ये लिखा गया है डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। बात समझ में। यहां से उधर जाने की दूसरी बात लिखी गई है, प्लेन टू माउंटेन टॉप, यानी कि जो टेम्परेचर है, अब प्लेन का मतलब जैसे हम लोग जिस एरिया में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र कहिए, प्लेन कहिए, और थोड़ा सा जिस एरिया में पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं उसको माउंटेन एरिया कहते हैं। तो जैसे जैसे प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं, पहाड़ी एरिया की तरफ जाते हैं, उसमें भी टेम्परेचर में अंतर होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में प्लेन से लोग पहाड़ी एरिया में ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं। बात समझ में आया। तो प्लेन से पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे भी टेम्परेचर कम होता जाता है, और पहाड़ के निचले सिरे से जैसे ऊपर की ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वहां पे भी टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये लिखा गया है प्लेन टू माउंटेन टॉप, यानी कि सतह से जो समतलीय क्षेत्र है वहां से, और जो पहाड़ों के जो टॉप है वहां की तरफ जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो वो घटते हुए जाता है। क्या घटते हुए जाता है, टेम्परेचर घटते हुए जाता है, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में घटते हुए जाता है। ठीक है। अब देखेंगे ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये क्या हो गया, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट लिख दिया जाए, DESERT, डेजर्ट फॉरेस्ट। यह जो टेम्परेचर होता है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। बात समझ में आया। यानी कि ट्रॉपिकल जो डेजर्ट फॉरेस्ट है उनका जो गर्मी का जो समय जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। फिर भी वहां पे भी कुछ वनस्पतियां पाई जाती है। साथ ही साथ अगर और देखेंगे यूनिक हैबिटाट है, यूनिक हैबिटाट है, यूनिक हैबिटाट थर्मल स्प्रिंग, टेम्परेचर exceed 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर exceed 100 डिग्री सेल्सियस।
बात समझ में आ गया। तब यहाँ देखेंगे टेम्परेचर क्या हो गया 100 डिग्री लिखा गया है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, ठीक है, मोर देन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से भी उनका गर्मी में टेम्परेचर अधिक हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो गर्मी में टेम्परेचर 50 से अधिक वहां पे भी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यूनिक हैबिटाट, कुछ विशेष हैबिटाट की चर्चा की गई है आपके एनसीईआरटी के बुक में, जिसमें थर्मल स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है झरना, थर्मल स्प्रिंग होता है, यानी कि ऐसे कुछ स्रोत पाए जाते हैं, ऐसे कुछ स्रोत पाए जाते हैं जिसे गर्म पानी निकलता है, जिसे क्या होता है गर्म पानी लगातार निकलता है, तो उसी को थर्मल स्प्रिंग कहते हैं। तो वहां पे जो पानी जो होता है, जो निकलता है उससे पानी, उसका क्या कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म हो गया रहता है। बात समझ में। तो उस टेम्परेचर में भी कुछ वनस्पतियां पाई जाती है, उस पानी में ही पाई जाती है। तो लिखा गया है यूनिक हैबिटाट है, यूनिक हैबिटाट थर्मल स्प्रिंग की बात कही गई, ठीक है। अब आपको किताब में एक और चीज दिया है, जनरल नॉलेज के हिसाब से दिया हुआ है कि जनरल नॉलेज है GNERAL, जनरल नॉलेज। That मैंगो, बुक में दिया हुआ है, मैंगो ट्रीज डू नॉट and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Canada and Germany. ठीक है। आपने पढ़ा कि जो टेम्परेचर का मेजर रोल है, भाई टेम्परेचर बदलता है जगह जगह पे, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी किताब में दिया है कि जो मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, वह डू नॉट नहीं पाया जाता है, एंड कैन नॉट ग्रो, पाया भी नहीं जाता है और ग्रो भी नहीं कर सकता। बात समझ आए। कैन नॉट डू मतलब नहीं पाया जाता है, एंड कैन नॉट ग्रो, उग भी नहीं सकता। कहाँ टेम्परेट कंट्री, गर्म वाले जो देश होते हैं वहां पे नहीं पाया जाता है। बात समझ में आया। जैसे कनाडा और जर्मनी। बात समझ में आया। तो आम का पेड़ इंडिया जैसे देशों में पाया जाता है, तो जहां ज्यादा गर्मी होगी वहां पे वो नहीं पाया जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब है, क्यों नहीं पाया जाएगा, तो सीधा सा मतलब है टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर में भिन्नता की वजह से क्या होता है, वो वहां पे नहीं ग्रो करता है। तो आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया गया है, तो सीधे कहेंगे क्यों नहीं होता है, तो सीधा सा मतलब है कि क्या वहां पर टेम्परेचर वेरी करता है, और वेरी करने के बाद से उसमें ग्रो करना संभव नहीं है। बात समझ में आया। तो टेम्परेचर यूनिक कैरेक्टर है। बात समझ में आया। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज दिया हुआ है आपके, यही टेम्परेचर संबंधित स्नो लियोपोर्ड, ठीक है, आर नॉट फाउंड इन केरल फॉरेस्ट। और भी चीजें लिखा गया है, ट्यूडा फिश, fish are rarely caught beyond tropical
लैटिट्यूड in the ocean. Ocean. ठीक है, इसमें क्या क्या सुडो लियोपॉड्स, बर्फ में जो पाया जाना चीता है उसको कहते हैं स्नो लियोपॉड। ठीक है, बर्फ में पाया जाना चीता। ठीक है, ये लिखा गया है आर कैनट फाउंड इन केरल फॉरेस्ट। भाई सीधा सा बात है, ये स्नो लियोपॉड है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, बर्फ के जैसे बर्फ वाले 0 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए योग्य है। तो ये केरल के जंगलों में टेम्परेचर अधिक है, वहां पे नहीं पाया जाएगा। बात समझ में तो लिखा गया है स्नो लियोपॉड्स आर नॉट फाउंड इन द केरल फॉरेस्ट, नहीं पाया जाता। बात समझ में। एक और चीज लिखा गया है टूना फिश, ये मछली है टूना फिश, लिखा गया है आर रेयरली कॉस्ट, रेयरली मतलब दुर्लभ है, नहीं पाए जाते, रेयरली कॉस्ट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देखिए, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है उसके अतिरिक्त तो कहीं पाया ही नहीं जाता है। बात समझ में। लिखा गया है रेयरली कॉस्ट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के अलावा उस समुद्र में कहीं पाई नहीं जाती है। तो एक बात आई है कि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड आप पढ़े होंगे कि जो अभी हम लोग चर्चा किए थे, पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखा बनाई गई, रेखा बनाई गई जिसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं बीचों बीच में। अब अगर जियोग्राफी पढ़े होंगे तो देखेंगे इधर से ऐसे भी रेखा बनाई गई है, यहां से पोल से ऐसे ऐसे रेखा बनाई गई है, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो इसी को लैटिट्यूड कहते हैं। तो एक निश्चित रेखा के अलावा वो कहीं भी ट्यूना फिश नहीं पाई जाती है। बात समझ में आ रहा है। सीधा सा मतलब यह है कि टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब है टेम्परेचर वहां जो उसके लिए अनुकूल रहेगा वहां पाई जाएगी, नहीं तो नहीं पाई जाएगी। तो कहां पाई जाती है, तो सीधे आप कह देंगे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के पास ही ट्यूना फिश पाई जाती है, इसके अलावा पाई नहीं जाती है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से टेम्परेचर से संबंधित जीव का वेरिएशन है, विभिन्नता है। अब वेरिएशन और विभिन्नता जो है इसके विषय में हम लोग की चर्चा करेंगे कि जो वेरिएशन और विभिन्नता जो टेम्परेचर के साथ है वो इसलिए है कि अगर देखेंगे टेम्परेचर से तो क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटीज। ठीक है, और अगर देखेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली बात है। और अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा बेसल मेटाबॉलिज्म। और अगर देखेंगे एक्टिविटी, सक्रियता। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हो जाएगा फिजियोलॉजिकल। क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। तो यहां देखेंगे तो ये जो घटनाएं होती हैं ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए एंजाइम एक्टिविटी। तो जितने जीव पाए जाते हैं, जीवों में जितने भी एंजाइम होते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर होता है। सामान्यतः देखा गया है कि ये 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, तो यानी कि 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं आपको 40 डिग्री भी मिल जाएगा। तो यहां तक क्या होता है कि जो एंजाइम पाए जाते हैं उनकी सक्रियता अधिक रहती है, सबसे अधिक रहती है। बात समझ में आया। यानी कि 20 से कम, यानी बिलो द 20 और मोर देन 40, यानी कि टेम्परेचर से कम होने पर और टेम्परेचर से अधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता कम होने लगती है। बात समझ में आया। तो इसलिए टेम्परेचर जीवों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस पे रेगुलेशन का काम करता है, नियंत्रण का काम करता है। इसलिए आप देखे होंगे जो चीजें फ्रीज में आप रख देते हैं चिलर रीजन में, जहां बर्फ बन जाता है तो वहां पर रखते हैं तो ज्यादा देर तक वो खराब नहीं होता।
लेकिन जैसे उसको बाहर रख देते तो खराब हो जाता है। तो दैट इज बेसिक रीजन व्हाई the enzyme activity decreases with the decrease of temperature and also decreases with increased temperature। टेम्परेचर बढ़ने के साथ भी घटता है और टेम्परेचर घटने के साथ भी घटता है। बात समझ में आया? इसीलिए देखते होंगे ये भी आप चीजें दिखाई देती होगी कि जो ठंडक है, ठंडक को मेडिकल डिवीजन में क्या कहते हैं, हेल्दी सीजन कहते हैं। हेल्दी सीजन कहते हैं कि बैक्टीरिया वायरस जो भी होती है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है, इससे उनका इन्फेक्शन का जो रेट होता है वो कम होता है। जैसे टेम्परेचर बदलता है फरवरी मार्च से बाद, जैसे टेम्परेचर वेरी करता बढ़ता है वैसे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने लगती है, बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन जो रेट है वो बढ़ने लगता है, लोगों की बीमार होने की संख्या बढ़ने लगती है। दैट इज व्हाई द बेसिक रीजन। लिखा गया बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म यानी कि आधारीय जो उपापचय का दर है उसकी बात है, यानी कि जितने भी जीवधारी होते हैं सब में जो होने वाली जो क्रियाएं होती है, चाहे रेस्पिरेशन हो, एंजाइम एक्टिविटी हो, हार्ट बीट हो गया, जो भी चीजें होती सब एक निश्चित दर से होती है, एक निश्चित दर से होती है, वही टेम्परेचर के द्वारा इंफ्लुएंस होती है। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। ये नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें जैसे जो यंग लोग होते हैं उसकी बीएमआर थोड़ा सा अधिक रहती है, ओल्ड एज के बीएमआर थोड़ा सा कम हो जाती है। बात समझ में आया? तो जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो भी टेम्परेचर के द्वारा इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे एक्टिविटी। यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्टिविटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्टिविटी बढ़ जाती है भाई बेसल मेटाबॉलिक रेट के अनुसार एंजाइम एक्टिविटी तो बढ़ी क्या हो गया, एक्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटने के साथ साथ एक्टिविटी घटती है। ये तो आप खुद फील कर सकते हो ठंडा का और गर्मी के मौसम में। ठंडा में कितना भी कपड़ा आप पहने रहते हैं लेकिन ठिठुरे रहते हैं हमेशा, जैसे लगता है कि जो हम लोग का जो रेट है वो धीमा हो जाता है। लेकिन वही गर्मी में देखिए बिल्कुल उछलते कूदते आदमी रहता है क्योंकि टेम्परेचर बदला, एक्टिविटी बदल गई। ये लिखा गया है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव की जो क्रियाशीलता जो होती है, काम होती है, जो होने वाली जो क्रियाएं होती है वह सब के सब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बदल जाता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए जो टेम्परेचर जो होता है जीव के उस पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे काम करता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से टेम्परेचर का कैसे क्या इफेक्ट करता है इसके विषय हम लोगों ने चर्चा किया था। तो मेन एबायोटिक फैक्टर के रूप में आपने टेम्परेचर को देखा था। एक और भी चीजें है, जैसे अगर देखेंगे तो हम तो जो है यहां अगर देखेंगे तो कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, on the basis of temperature tolerant, TOLERATE, tolerant सहन करना। on the basis of temperature tolerant जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको देखा जाए दो प्रकार से बांट दिया गया, यूरीथर्मल। इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट, यूरीथर्मल। एक है यूरीथर्मल बाद है स्टेनोथर्मल, यानी कि अधिकतम इसी पाया जाता है मेजॉरिटी, और ये है रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। बात समझ में आया? तो क्या क्या है, टेम्परेचर सहन करने के आधार पे, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया, नीट के एग्जाम में देखेंगे तो टेम्परेचर सहन टॉलरेट सहन के आधार पे जो जीवों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक को कहते हैं यूरीथर्मल, एक को कहा गया यूरीथर्मल और दूसरे को कहा गया स्टेनोथर्मल। बात समझ में आया? अब यहां देखेंगे यूरीथर्मल का दिया है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट,
वाइड रेंज, ये बहुत अधिक परास, रेंज का मतलब परास से मतलब है, तो ये टेम्परेचर सहने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, मतलब अधिक टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, तो इनको यूनिथर्मल कहते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अधिक टेम्परेचर वेरिएशन पे भी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं, उन्हीं को यूनिथर्मल कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेरोथर्मल, यानी मेजॉरिटी सबसे अधिक इसी में पाए जाते हैं जीव, लिखा गया रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत ही कम टेम्परेचर के रेंज में पाए जाते हैं, तो ये जब टेम्परेचर वेरी करता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बात समझ आया। तो लिखा गया है रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म हो गया उनको दो हिस्सा बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, फर्स्ट वन यूनिथर्मल एंड सेकंड वन स्टेरोथर्मल। अब एक और भी चीज देखा गया कि जो जीवों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि तो कह सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ organisms डिपेंड होता है टेम्परेचर, TUI टेम्परेचर टॉलरेट, ठीक है, यानी टेम्परेचर के सहने के आधार पे ही जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में आपने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार क्या पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जल पाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो वही चीजें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है टेम्परेचर टॉलरेंट पे, कितना सह सकता है, उसी के आधार पर टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर के हिसाब से क्या वनस्पतियां पाई जाएंगी, और वनस्पतियों के डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार वहां पे हार्बीवोरस जीव पाए जाएंगे, हार्बीवोरस जब पाए जाएंगे तो वहां पे क्या कार्निवोरस पाएंगे, कार्निवोरस के आधार पे ऑम्निवोरस पाए जाएंगे। तो जब जहां वनस्पतियां रहेंगी वहां पे जंतु रहेंगे तो और भी प्रकार की चीजें तो पाए जाएंगे। तो वही चीज हो गया कि क्या हो गया कि जीवों का जो वितरण है वह किसके आधार पे है, टेम्परेचर टॉलरेंट के आधार से। क्लियर हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद से टेम्परेचर के अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसके विषय में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।